एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अभी तक डीएनए को समझा है। तो डीएनए का हमने स्ट्रक्चर देखा और देखा डीएनए किस तरह से न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जिसे कि डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो किस तरह होता है कि किस तरह से आइडेंटिकल कॉपीज बनती है डीएनए की। तो जो दूसरे टाइप का न्यूक्लिक एसिड है आरएनए, तो आरएनए को आज हम डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि जो डीएनए से आरएनए जो बनता है, मतलब कि जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो उस प्रोसेस को भी आज हम डिटेल में समझेंगे। तो देखते हैं कि आरएनए या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड दैट कंटेन्स अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। तो एक आरएनए जो होती है एक लंबी चेन होती है। किसकी होती है? न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोटाइड यूनिट। तो हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक लंबी चेन बनाते हैं। तो उस लॉन्ग चेन को ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं और उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से ही आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। नाउ ईच आरएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो जो आरएनए का मॉलिक्यूल होता है, तो आरएनए के मॉलिक्यूल में सिर्फ सिंगल या एक ही मतलब स्ट्रैंड होता है। लेकिन जो हमने डीएनए पढ़ा था, तो डीएनए के अंदर क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो आरएनए में क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंड ही होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, ईच न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज फॉर्म्ड बाय। तो जो न्यूक्लियोटाइड है, हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है आरएनए और डीएनए का। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर कोई चेंजेस होने की वजह से ही दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है। तो कैसे डिफरेंट है ये? तो सबसे पहले हम देखते हैं राइबो शुगर, मतलब कि आरएनए में राइबो शुगर प्रेजेंट होता है। पेंटो शुगर होता है ये, मतलब कि 5 कार्बन शुगर होता है, जिसमें कि आरएनए के अंदर ये राइबोस टाइप का होता है। कैसे होता है ये? 5 कार्बन शुगर में जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पे OH प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हमने डीएनए पढ़ा था वहाँ पे ये ऑक्सीजन जो होता है वो फ्री होता है, इसलिए वो डीऑक्सीराइबोस टाइप का शुगर होता है। तो पहला डिफरेंस ये होता है न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में। देन दूसरा है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट मतलब कि H3PO4। तो ये डीएनए और आरएनए दोनों में सेम होता है। नाउ तीसरा जो है वो है नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन। तो प्यूरिन के अंदर कौन कौन से होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन जो है वो डीएनए में भी सेम होते हैं। तो प्यूरिन जो होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों में सेम होता है। लेकिन जो दूसरे टाइप का है पिरिमिडिन, तो पिरिमिडिन में डिफरेंस क्या होता है? आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है और साइटोसिन प्रेजेंट होता है। पर जब हमने डीएनए पढ़ा था वहाँ पे यूरेसिल की जगह थाइमिन प्रेजेंट होता है। तो ये एक डिफरेंस होता है। ये न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में ये 2 डिफरेंस होते हैं डीएनए और आरएनए में। नाउ अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो हम जानते हैं जो आरएनए है उसके 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला है मैसेंजर आरएनए यानी कि mRNA। क्या होता है mRNA? इट कैरीज द जेनेटिक कोड ऑफ द एमिनो एसिड सीक्वेंस फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द डीएनए टू द साइटोप्लाज्म। ये कैरी करके रखता है जेनेटिक कोड को, मतलब कि एक मैसेज को। उसके ऊपर mRNA के ऊपर एक जेनेटिक कोड लिखा होता है जो क्या करता है? एमिनो एसिड का सीक्वेंस बनाता है। तो ये एक सेल है, सेल के अंदर ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं डीएनए प्रेजेंट होता है, ऐसे क्रोमेटिन धागे बना के जो होता है डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए से ही mRNA मतलब कि आरएनए बनता है। तो ये मान लो ये एक mRNA है। mRNA के ऊपर क्या होता है? जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है। तो जेनेटिक कोड कैसे प्रेजेंट होगा? यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। नाइट्रोजनस बेस में क्या होता है? अगर 3 नाइट्रोजनस बेस है तो 3 नाइट्रोजनस बेस के ग्रुप को जेनेटिक कोड कहते हैं। तो जो ये 3 नाइट्रोजनस बेस है जिसे कि ट्रिपलेट या कोडोन कहते हैं, वो क्या करता है? उसे ही एक जेनेटिक कोड कहते हैं। और ये पूरे नाइट्रोजनस बेस मिलके क्या करते हैं? पूरा एक मैसेज लिखा होता है कि कौन कौन से एमिनो एसिड को कोडित करना है। तो जो ये 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये जेनेटिक कोड जो होता है वो क्या करता है? एक एमिनो एसिड को कोडित करता है। तो इस तरह से क्या होता है? पूरा एमिनो एसिड, इस पे जो मैसेज लिखा होगा तो सारे एमिनो एसिड मिलके क्या करेंगे? हर जगह से कोड मिलता जाएगा जानने कि कौन सा एमिनो एसिड यहाँ पे आएगा, यहाँ से कौन सा एमिनो एसिड यहाँ पे आएगा,
यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड आएगा। तो इस तरह से क्या होता है, पूरी एक अमीनो एसिड की पूरे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ये होगी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसे कि प्रोटीन कहते हैं। मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन को ही प्रोटीन कहते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो वो जुड़ के क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। तो ये पूरी एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, ये अमीनो एसिड मिलके पूरी चेन बनाई, जिससे क्या होता है, प्रोटीन बनता है। तो इस तरह से एमआरएनए के ऊपर पूरा जेनेटिक कोड लिखा हुआ होता है, और जो ट्रिपलेट होता है, ये जो जेनेटिक कोड होता है, वो एक अमीनो एसिड को कोडित करता है। तो ये पूरा एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये पूरा प्रोसेस आगे होगा, वो कैसे होगा अभी हम बाद में देखेंगे। लेकिन कहाँ पे होता है ये, जब डीएनए एमआरएनए में बनता है तो क्या होता है, ये एमआरएनए बाद में न्यूक्लियोपोर से बाद में साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये जो प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, वो साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे होता है, राइबोसोम में होता है। तो इसको हम देखेंगे नाउ। राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए नाम से ही क्लियर है। राइबोसोमल मतलब कि राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर बनाता है। तो इट इज प्रेजेंट विद इन द राइबोसोम एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। मतलब ये राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसका ये पार्ट होता है। मतलब राइबोसोमल आरएनए से ही ये राइबोसोमल आरएनए से ही राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। तो हम जानते हैं राइबोसोम जो होता है वो सेल की प्रोटीन फैक्ट्री होती है, तो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द असेंबली ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स इन द राइबोसोम। तो ये क्या करता है, बहुत सारे प्रोटीन की जो फैक्ट्री, मतलब जो बहुत सारे प्रोटीन होता है उनको असेंबल करता है। असेंबल करने के बाद ये क्या करता है, वो राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है। नाउ तीसरा है ट्रांसफर आरएनए, मतलब कि टीआरएनए। तो ये टीआरएनए क्या होता है, दिस आरएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिकोडिंग द जेनेटिक मैसेज प्रेजेंट इन एमआरएनए। तो ये क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है, ये जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए के ऊपर जो मैसेज लिखा होता है उसको रीड करता है, और रीड करने के बाद क्या करता है, वो एमिनो एसिड को अटैच करता है। देन बाद में वो जैसे कि ये एक टीआरएनए है, टीआरएनए पे क्या होता है, टीआरएनए क्या करता है, यहाँ पे एमआरएनए है तो उसके ऊपर जो जेनेटिक कोड है, और ये जो यहाँ पे बैंड है, बैंड के ऊपर क्या होता है, 3 नाइट्रोजनस बेस होता है, मतलब कि यहाँ पे एंटीकोडोन होता है। तो जो भी एमआरएनए के ऊपर मैसेज लिखा हुआ होगा उसको ये एंटीकोडोन करता है, मतलब इसके मैसेज को रीड करता है। रीड करने के बाद उसको ये पता चलता है कि कौन से एमिनो एसिड को लेके आना है। तो इसका जो टीआरएनए का जो ये 3 प्राइम एंड होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेटेड जो एमिनो एसिड होते हैं वो इस साइट पे आके अटैच हो जाते हैं। इस साइट पे एमिनो एसिड आके अटैच हो गया। पहले इसने एमआरएनए पे आके जो मैसेज था, जेनेटिक कोड था, उसको रीड किया। रीड करने के बाद यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में जो भी एमिनो एसिड एक्टिवेटेड था उसको यहाँ पे अटैच किया। अटैच करने के बाद जो राइबोसोम होता है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो ये राइबोसोम के पास टीआरएनए यहाँ पे जाता है। जाने के बाद ही फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है उसका ही प्रोसेस करता है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होगा। लेकिन जो हमने प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जब हमने राइबोसोम पढ़ा था तब हम उसको पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पूरा प्रोसेस होगा ना। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखने से पहले एक बार देखते हैं जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जीन एक्सप्रेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच द इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन आवर डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल प्रोडक्ट सच एज mRNA, rRNA, tRNA एंड प्रोटीन। तो जीन एक्सप्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको वो कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, फंक्शनल प्रोडक्ट में। तो वो फंक्शनल प्रोडक्ट क्या है, mRNA, tRNA, rRNA और प्रोटीन। तो इस पूरे प्रोसेस को ही जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। नाउ सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है, Central dogma is a unidirectional or one-way flow of information from DNA to RNA मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन and from RNA to protein मतलब कि ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है कि डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन जो बनता है वो पूरा प्रोसेस होता है वन डायरेक्शन में, वन वे होता है, ये एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इस थ्योरी को ही सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। नाउ अब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखते हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो 3 स्टेजेस में होता है।
पहला स्टेज है इनिशिएशन, देन इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। तो देखते हैं इनिशिएशन में क्या होता है। तो जो इनिशिएशन का प्रोसेस में देखते हैं जो डीएनए है उसकी जो दोनों स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड में के ऊपर यहाँ पे जो प्रमोटर रीजन है, तो हम जानते हैं जीन के अंदर जो होता है उसमें 3 रीजन होते हैं, प्रमोटर रीजन, देन स्ट्रक्चरल रीजन एंड देन टर्मिनेशन रीजन। तो जो डीएनए के ऊपर जो प्रमोटर रीजन है वहाँ पे हम देख सकते हैं जो टाटा बॉक्स है, मतलब कि ये जो प्रमोटर रीजन पे ये जो सीक्वेंस दे रखा है, वो सीक्वेंस के ऊपर क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो इस सीक्वेंस को रीड करता है। रीड करने के बाद क्या होता है, वो आके यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है उसको यहाँ पे लाके अटैच्ड कर देता है इस रीजन पे। फिर उसके बाद तो ये प्रोटीन और प्रोटीन को लाके यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन को यहाँ पे लाके अटैच करता जाएगा। तो ये प्रोटीन अटैच होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसको ये यहाँ पे लाके अटैच कर देगा प्रमोटर रीजन पे। अब ये आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे लाके अटैच कर दिया, ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, जो ये T80 बॉन्ड है, हम जानते हैं ए और टी के बीच में जो होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ये जुड़े होते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, उसको ये तोड़ देगा। तो आरएनए पॉलीमरेज इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ देने के बाद क्या करता है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर बना लेता है। तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये बबल लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है। तो इनिशिएशन का स्टेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ना। अब जो दूसरा स्टेज है वो है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा, अब एमआरएनए कैसे इलोंगेट होगा, तो ये जब बबल बन गया है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया है, तो उसके बाद क्या करेगा, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे अटैच्ड है वो क्या करेगा, जितने भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ प्रेजेंट होते हैं उनको लेके आएगा, उनको यहाँ पे सीक्वेंस पे ला के यहाँ पे जोड़ता जाएगा और जोड़ के क्या करेगा, वो एक नई सीक्वेंस बनाएगा। नई सीक्वेंस बनाएगा और जो नई सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी 5 प्राइम एंड से लेके 3 प्राइम एंड की तरफ बनेगी। तो ये जब इस तरह से नई बनती जाएगी आगे सीक्वेंस बनता जाएगा। लेकिन क्या होता है इसमें डिफरेंस ये होगा कि ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके जैसी ही बनेगी, सिमिलर वैसी ही बनेगी। पर क्या होगा इसमें डिफरेंस ये होगा कि जो ऊपर थाइमीन प्रेजेंट था उसकी जगह यहाँ पे यूरे से लाके जुड़ जाएगा और इस तरह से आगे कंटिन्यू ये इलोंगेट होती रहेगी ना। अब तीसरा जो स्टेज है वो है टर्मिनेशन स्टेज। तो ये प्रोटीन डिपेंडेंट होता है, प्रोटीन डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है। तो प्रोटीन डिपेंडेंट होने की वजह से क्या होता है, जो ये डीएनए का स्ट्रैंड है वहाँ पे एक सीक्वेंस होता है जहाँ पे जिस सीक्वेंस होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन आके अटैच होता है। तो ये प्रोटीन अटैच होगा इस सीक्वेंस पे। तो इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, डीएनए जो होता है वो यहाँ पे जो है इस बाइंडिंग साइट को यहाँ पे एनकोड करता है। मतलब कि जो यहाँ पे सीक्वेंस है, जो ये सीक्वेंस दे रखा है वहाँ पे प्रोटीन को लाके अटैच कर देता है। तो इसको आरएचओ बाइंडिंग साइट कहते हैं। जो आरएचओ प्रोटीन होता है उसको यहाँ पे अटैच कर देता है। तो जिस तरह से इस स्ट्रैंड पे यहाँ पे आरएचओ बाइंडिंग साइट है, तो जैसे भी नई एमआरएनए यहाँ पे बनेगी उसके ऊपर भी आरएचओ बाइंडिंग साइट बनेगी। तो ये आगे जब बनती जाएगी, आगे ये इलोंगेट होती जाएगी, तब क्या होगा, जो ये आरएचओ बनेगा, आरएचओ फैक्टर है वो आगे बढ़ता जाएगा। जब ये आगे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, ये जो टर्मिनेशन पॉइंट है, टर्मिनेशन जो होता है यहाँ पे रीजन, टर्मिनेशन रीजन पे आके यहाँ पे जब ये पहुँचता है ये आरएचओ बाइंडिंग या आरएचओ फैक्टर, तब क्या होता है, कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो यहाँ से अलग हो जाता है। ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो भी अलग हो जाएगा और जो ये नई एमआरएनए की स्ट्रैंड बनी है वो भी अलग हो जाएगी। नाउ अब ये एमआरएनए की स्ट्रैंड यहाँ से अलग होने के बाद ये प्री मैच्योर एमआरएनए बनती है। प्री मैच्योर क्यों होती है ये, क्योंकि इसके अंदर इंट्रॉन प्रेजेंट होता है और एक्सोन प्रेजेंट होता है। तो इंट्रॉन का मतलब ये है कि नॉन कोडिंग रीजन, ये नॉन कोडिंग रीजन है, और एक्सोन जो होता है वो होता है कोडिंग रीजन। तो अभी ये प्री मैच्योर एमआरएनए बना है, मतलब कि अभी ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अभी यूजफुल नहीं है, अभी इससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता है।
तो उसको यूज़फुल बनाने के लिए क्या होगा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन कैसे होगा, इंट्रोन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जब इंट्रोन को हटाया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो स्प्लाइसिंग होने की वजह से यहाँ से इंट्रोन सारे हट जाएंगे। फिर बाद में जो एक्सोन होते हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। एक्सोन आपस में जुड़ने के बाद ये mRNA जो होता है वो मैच्योर हो जाता है। mRNA के मैच्योर होने के बाद क्या होता है, ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियोपोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये राइबोसोम पे चला जाता है। राइबोसोम पे जाने के बाद वहाँ पे ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। वहाँ पे जाके ये अमीनो एसिड चेन बनाएंगे। अमीनो एसिड से फिर ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो बाद में ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है राइबोसोम में जाने के बाद। तो जब हमने राइबोसोम को पढ़ा था वहाँ पे हमने प्रोटीन सिंथेसिस को भी समझा था। तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।